नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अपने पुरखों के नाम लेकर के किस तरीके से संघर्ष से विरत हुआ जाता है, इसका नायाब उदाहरण एक बार फिर पेश हुआ है। आपको जैसा मालूम है, 2004 ईस्वी में सीपीआई माओवादी का जन्म हुआ था या उसका निर्माण हुआ था। उस निर्माण काल में यह तय किया गया था कि दो बड़े लीडर्स जो हैं, जो इसके संस्थापक तौर पर जाने जाएंगे, वो थे एक चारू मजूमदार और दूसरे थे केसी यानी कन्हैया चटर्जी। इन दोनों लीडरान को अपना प्रमुख स्तंभ मानते हुए पार्टी का निर्माण किया गया था और उस दौर में दो बड़े लीडर खास करके सामने आए थे, एक गणपति और दूसरे प्रशांत बोस। गणपति ने और प्रशांत बोस ने दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से हस्ताक्षर पर सहमति जताई थी, हस्ताक्षर उन्होंने किया था। और स्थिति यह हुई, लंबे दिनों के बाद 1918 ईस्वी में गणपति अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, यह कहते हुए कि उनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। और उन्होंने अपने बदले में बासवराज को जवाबदेही या कमान सौंपते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो प्रमुख लीडर थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था एमसीसीआई की तरफ से, कन्हैया चटर्जी की तरफ से, वो प्रशांत बोस थे और वो अभी हाल हाल में जेल के अंदर अंतिम सांस उन्होंने लिया। गणपति के जो उत्तराधिकारी जो थे बासवराज, उनकी पुलिस ने ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या कर दी, उनके अन्य 27 साथियों के साथ, जिसकी रिपोर्टिंग आपने पूरी दुनिया में सुना। और बासवराज उस दौर में पूरी पार्टी के ही महासचिव थे और अगर कहा जाता है तो गणपति के बाद किन्हीं की भूमिका थी अगर पार्टी के निर्माण में या फिर पूरी पार्टी के अंदर अंतिम दौर तक भी, तो प्रशांत बोस थे। अब खेल यहीं पर चल रहा है। बासवराज की मृत्यु के बाद, उनकी शहादत के बाद एक नया गेम शुरू हो गया। वो गेम बहुत ही समझने की जरूरत है कि शासक वर्ग किस तरीके से गेम खेलता है, अपने अंदर बैठे हुए जासूस के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से। इस पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो गेम क्या था और गेम किस तरह से सीपीआई माओवादी को नुकसान पहुंचाया या फिर उसके साथ में जो कुछ भी हुआ उसके लिए किस तरह से जवाब दे रहा है। मई 25 में बासवराज की होती शहादत 27 अन्य साथियों के साथ, जो सीपीआई माओवादी के महासचिव थे। इनकी शहादत के बाद जो चीजें होनी शुरू हुई वो ये हुई कि मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव ने सरेंडर का पत्र लिखना शुरू कर दिया बिहाफ बासवराज, यह कहते हुए कि बासवराज सरेंडर के पक्षधर थे, वे सशस्त्र हथियार संघर्ष छोड़ने वाले थे और वो कहीं न कहीं अगर जीवित रहते वो अगर तो सशस्त्र संघर्ष को वो त्याग करके सन्यासी बन जाते, साधु बन जाते या फिर इसी पार्लियामेंट में जाकर के किसी का यहाँ नौकरी करने लग जाते, जैसे कि आज मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव नौकरी में लग गए हैं। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा हो गया कि अगर बासवराज सचमुच सरेंडर के पक्ष में थे, हथियारबंद आंदोलन छोड़ने के पक्ष में थे, वह साधु संत बनने की पक्षधर थे या फिर वह अंबानी अडानी या फिर अमित शाह के चरणों में जाकर के दंडवत होने वाले थे मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव की तरह, तो वो 72 घंटे तक इनकाउंटर क्यों किया? सवाल फिर उठना शुरू हुआ कि अगर उन्होंने इनकाउंटर कर भी लिया, गलती से भूल चूक से लड़ाई हो भी गई, तो वो कौन सी मजबूरी थी जो बासवराज को अपने साथियों के शव को उनकी आंखों के सामने उनके साथी एक एक कर मर रहे हैं और अंत में खुद उनकी भी जान चली गई, फिर भी वो सरेंडर क्यों नहीं बोले? अगर वो इस बात के पक्षधर थे, सरेंडर के पक्षधर में थे, अमित शाह के चरणों में दंडवत होने वाले थे, तो वे क्यों नहीं अपने मृत्यु को, कम से कम साथी मर गए चलो अच्छी बात है, खुद ही बचा लेते, वो खुद ही सरेंडर कर जाते, खुद को ही सरेंडर कर लेते तो बच तो जाते मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव की तरह। यहीं से सवाल उठा कि
बासवराज सशस्त्र संघर्ष छोड़ने के पक्ष में कतई नहीं थे और उनके नाम पर जो भी कुछ खिलवाड़ चल रहा था, मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव या फिर रुपेश जैसे ठक्कापल्ली वासुदेव नाम उनका है, तो और ऐसे बहुत सारे लोग लेकर के जिस तरह से आंदोलन को छोड़ने की बात चल रही थी, उसमें तय हो गया कि इससे बासवराज की सहमति कहीं भी नहीं थी। और अंतिम, जिसे सरकार अंतिम माओवादी कह रही है, रूपी, वे खुद भी मर गई लेकिन सरेंडर नहीं किया, जबकि सरेंडर के लिए उनको सैकड़ों बार कहा गया था। इससे सवाल खड़ा हो जाता है कि पार्टी के अंदर गद्दार घुसे हुए थे और वे बासवराज के नाम का इस्तेमाल करके अपने आप को अंबानी, अडानी और अमित शाह के चरणों में दंडवत करने के लिए तैयार कर रहे थे। बासवराज एक अंतिम महासचिव तौर पर माने जाएंगे जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनके नाम का इस्तेमाल भले ही दूसरे लोग कर रहे हों, लेकिन पार्टी अब तौर पर वो सरेंडर नहीं है। अब दूसरे लीडर आते हैं, प्रशांत बोस। प्रशांत बोस जेल के अंदर वो भी मर गए। अभी चंद दिन पहले ही मैंने वीडियो में बताया था, आपने देखा भी, किस तरह से प्रशांत बोस की मृत्यु जेल के अंदर में हो गई। लगभग 80 साल से अधिक उम्र के थे और वो जेल के अंदर तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन सरेंडर का शब्द तब तक नहीं आया। उनकी मृत्यु के बाद अभी एक पन्ना घूम रहा है मीडिया खाने में, अंदर खाने में, बाहर खाने में, आम पब्लिक के बीच में, हम जैसे मीडिया पर्सनल्स के बीच में भी, कि वे भी सरेंडर करने के पक्ष में थे। सवाल उठता है, जब वो जिंदा थे तब वो क्यों नहीं बोले? जब वो जेल के अंदर चले गए तब भी वो क्यों नहीं बोले कि भैया हमको छोड़ दो, मैं सरेंडर करने जा रहा हूं? या फिर अंतिम सांस जब ले रहे थे तब भी तो वो बोल सकते थे कि मुझे सरेंडर करना है, मुझे जाने दो। लेकिन जेल के अंदर ही उनको मार डाला गया, मर गए। इसके बाद सरेंडर का पत्र कहां से आया? सवाल यहां उठ खड़ा होता है। इससे ही बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो पत्र घूम रहा है मीडिया के खाने में या फिर आम पब्लिक के बीच घुमाया जा रहा है, वह पत्र बाकायदा कंप्यूटराइज्ड है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत बोस जो रांची जेल में बंद थे, उनके पास कंप्यूटर कौन लेके गया? कंप्यूटर पर टाइप कैसे किए वो? और जो जानकार बताते हैं जो प्रशांत बोस के साथ में रहे थे अपने जेल के दिनों में, वो उनके हाथ कांप रहा था। तो कांपते हुए हाथों से कैसे तैयार की ड्राफ्टिंग किया उन्होंने? कंप्यूटर पर या किसी से लिखवाया? फिर प्रिंटर कहाँ था? प्रिंटर क्या जेल प्रशासन उनको प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप उपलब्ध करवा रहा था? सवाल कई सारे हैं और यही कारण है कि शक का साया लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो अंग्रेजी, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी में लिखा हुआ ये जो कंप्यूटराइज पत्र है, डियर कॉमरेड सागर कर करके, जो कि मिसिर बेसरा का उपनाम है, तो सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत बोस को कंप्यूटर, प्रिंटर्स किसने मुहैया कराया और वो कौन शख्स था जो उनके चारों तरफ कड़ी निगरानी के बावजूद उस पत्र को लेकर के मिसिर बेसरा तक पहुंचाया था? बात आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको हम वो पत्र दिखाते हैं जिस पत्र का लेकर के एक शोर मचाया जा रहा है कि प्रशांत बोस भी जेल के दिनों में, अंतिम दिनों में साधु बनने के पक्ष में थे और वो भी मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव की तरह सरेंडर करने वाले थे, सशस्त्र संघर्ष छोड़ने वाले थे और लोगों पार्टी को सलाह दे रहे थे अब बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे, सशस्त्र संघर्ष छोड़ दो, ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल वो पत्र देखते हैं। ये पत्र जो कंप्यूटराइज्ड है उसमें दर्ज है ऊपर हेडिंग में, जो एक पन्ने का पत्र है और उसके नीचे किशन दा का सिग्नेचर है, कंप्यूटराइज्ड है वो भी, और 20/3/2026 का तिथि इस पर अंकित है और उनकी मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 2026 सुबह के 10 बजे के आसपास। सवाल उठता है, अपनी मृत्यु से महज 13 दिन पहले, अगर उनका पत्र 20 मार्च का है तो निश्चित तौर पर वो अवधि जो पैदा होता है, तैयार होता है, वो अवधि आपको 11 दिन आपको मार्च का और 3 दिन आपको अप्रैल का,
तो ये पत्र जो है मात्र 13-14 दिन पहले उन्होंने लिखा। जो लोग उनके साथ में थे या हैं जेल के अंदर में, वो बताते हैं कि उनको लिखना तो छोड़िए, वो ठीक से हाथ भी पकड़ नहीं पाते थे कि कलम को या किसी भी चीज को। वो लिखना चाहते थे, बहुत सारी रचनाएं, किताब या लिफलेट्स, उनको ना तो पेन दी जाती थी, ना उनको नोटबुक दिया जाता था। सवाल तो ये पैदा होता है, आखिर उनकी मृत्यु के मात्र 14 दिन पहले, 13 दिन पहले कौन सा वो शख्स मेहरबान हो गया था उन पर इतना अधिक, जिन्होंने प्रशांत बोस को न केवल पेन दिया बल्कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप, प्रिंटर्स भी दिया, और आखिर वह कैसे लिख पाए इन चीजों को, इन पत्र को। बहरहाल हम पत्र पर ही आते हैं। पत्र का मजमून है जो कि डियर कॉमरेड सागर, आपको लाल सलाम। उम्मीद है कि आप तो बड़े दिक्कतों के अंदर में दिन गुजारते होंगे। उम्मीद है कि आप तो बड़े दिक्कतों के अंदर में दिन गुजारते होंगे। ये भाषा जिस तरह से लिखी गई है, एक इंजीनियर जो खुद प्रशांत बोस इंजीनियर थे, उनकी भाषा तो कम से कम ये नहीं हो सकती, जिनको हिंदी में ठीक से लिखना नहीं आता हो। तो ये पहला ही पंक्ति दिखाता है कि ये जो पत्र है फर्जी है, और इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, प्रशांत बोस जैसा व्यक्ति जो कि इंजीनियर रहे हैं और पार्टी के सुप्रीम लीडर में से एक रहे हैं, बल्कि यूं कहें सेकंड लीडरशिप रहे हैं सुप्रीम लीडर में, उनको हिंदी तक लिखना ना आती हो, और वर्षों से, दशकों से वो बिहार के हिंदी बेल्ट में रह रहे हैं और उनको हिंदी लिखने ना आ रहा हो, बड़ा आश्चर्य की बात है। ये पहली ही पंक्ति दिखाता है कि ये पत्र ही पूरी तरह से फर्जी है। बहरहाल मैं फिर से पढ़ देता हूं आपको। उम्मीद है कि की का भी स्पेलिंग गलती है, दीर्घ कर दिया हुआ है। आप तो बड़े दिक्कतों के अंदर में दिन गुजारते होंगे। यह बात सही है कि यहां भी की में स्पेलिंग गलत है। मौजूदा डोमेस्टिक सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी सीरियस इन दिस सिचुएशन। आप देखिए रहा है कि सशस्त्र क्रांति को लगातार आगे बढ़ा के ले जाना नियरली इम्पॉसिबल है। यहां वाक्य सेंटेंस भी देखिए आप देखिए रहा है कि सशस्त्र क्रांति क्या है, किसने मतलब क्या प्रशांत बोस को इतना भी लिखने नहीं आता था कि किस तरह से हिंदी लिखी जाए? अगर वो 80 साल 83 साल की उम्र में अपनी मृत्यु से 14 दिन पहले वो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, अपना पश्चातनामा लिख रहे हैं, अगर वो है जिसे कि लेनिन शब्दों में कहा जाए अगर, तो क्या ये उनको सशस्त्र क्रांति लिखना नहीं आता था, जिसके लिए जिंदगी भर वो काम किए, अंतिम सांस भी इसी काम के लिए लिए? सशस्त्र क्रांति का स्पेलिंग गलत है, पूरा वाक्य ही गलत है। बहरहाल आगे देखें। इन द सीआरबी, ईआरबी इत्यादि स्थानों, सीआरबी मतलब सेंट्रल रीजनल ब्यूरो, ईआरबी मतलब ईस्ट रीजनल ब्यूरो, इत्यादि स्थानों के पार्टी के गंभीर नुकसानों के बारे में भी आप वाकिफ होंगे। यहां भी गलती स्पेलिंग से है, पेन से ठीक किया गया है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। अभी ऐसी सिचुएशन में मैं आपके पास बतौर एक सजेशन, आर्म्स स्ट्रगल सही मायनों में अभी क्या आगे बढ़ाकर ले जाना संभव है, यह सोचने का आग्रह कर रहा हूं। शब्दों में काफी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। आगे लिखा है, मेरे विचार से आप लोग को गंभीर रूप से इसे मुद्दे पर सोचना चाहिए। क्या वाक्य है, वाओ! इसे भी लिखने नहीं आता है जिस किसी ने भी इसको टाइप किया है। अगर ऐसा करते हैं तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर यदि इसको करने अनावश्यक, स्पेलिंग देख लीजिए आप डिस्प्ले पर, अनावश्यक तक देर नुकसान की संभावना भी बहुत अधिक होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। और अगर हम ऐसा कदम बढ़ाते हैं तो विपरीत पक्ष से आप पर निर्णायक कार्यवाही कोई नहीं करेगा।
नीचे मैं एक फोन नंबर भेजा हूं जिसमें आप जो कुछ आपका करने का है तो मुझे कह सकते हैं। बस आज इतना ही लिखा हूं। बहुत सतर्क और सावधान से रहें और गतिविधि समझ समझ कर चलाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे वक्तव्य का प्रतिक्रिया भेजें और सारे विषय को गुप्त रखें। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ किशन दा 20-3-26। नीचे पेन से सिग्नेचर किया हुआ है। क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है, देख लीजिए अब डिस्प्ले पे जो भी है। तो सवाल उठता है क्या ये इतने बड़े उच्च स्तर के लीडर जो स्वयं इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग छोड़ करके आए थे, इंजीनियरिंग करके आए थे, उस आदमी को जो 80 साल तक रहे, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहे और उनको शुद्ध हिंदी तक लिखने नहीं आता है, ये कैसे संभव है? एक ही पन्ने के पेज में, एक ही पेज के एक लेख में जहां मुश्किल से 8-10-12 लाइन है, वहां पर सैकड़ों गलतियां आप ढूंढ सकते हैं जो कि किसी भी इतने उच्च कोटि के लीडर्स के लिए आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है कि वो इतनी गलतियां त्रुटियां हिंदी में कर सके। किसी और क्षेत्र के होते तो बात बनती। वो बंगाल के थे, कलकत्ता के थे और बिहार में, झारखंड में कई दशक तक काम किए और यहाँ लोग 2 महीने काम करता है तो भाषाएं सीख जाते हैं और ये 50-60 साल तक यहाँ रहे, उनको हिंदी तक लिखने नहीं आई। ये सब संभव है। बहरहाल ये जो पत्र दिख रहा है, ये पत्र भी इसी ओर इशारा करता है जिस ओर की बासवराज की मौत के बाद वेणुगोपाल राव का इशारा था कि बासवराज सरेंडर करने वाले थे। और अब ये इनका पत्र जारी हो रहा है प्रशांत बोस के नाम पर, तो इससे जाहिर होता है कि ये पत्र भ्रष्ट, नकली है और ये किसी ऐसे अनपढ़ लोगों ने लिखा है जिनको लिखने तक नहीं आता है, शुद्ध हिंदी तक लिखने नहीं आता है और प्रशांत बोस के नाम पर चिपका रहा है, जिनके पास की ना तो पेन था ना ही कागज कभी दिया गया लिखने के लिए। अचानक उनके पास पेन भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, प्रिंटर्स भी आ गया और भेजने वाला आदमी भी वहां पर मौजूद हो गया। क्यों एक व्यक्ति के चरित्र हनन के आर्क लेकर के क्यों कि कोई अपने आप को दलील करने की कोशिश कर रहा है कि उसके नाम पर दूसरों को ब्लैकमेल कर सके? आप इसका सीधा मतलब होता है कि वह जो कोई भी लोग इस पत्र को तैयार किए हैं या फिर वेणुगोपाल राव जैसे लोग जो कि बासवराज के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये लोग कायर हैं और समाज में उनकी इतनी महत्ता नहीं है कि लोग उनकी बात को उनकी तरह से समझ सके। उनको सहारा लेना पड़ रहा है बासवराज का, इनको सहारा लेना पड़ रहा है प्रशांत बोस का। यही है 2 महान लीडर के समाज में महान प्रतिष्ठा, जिसके आड़ तले सशस्त्र संघर्ष को भारत में चलने की कोशिश की जा रही है, वह उस दौर में जबकि सशस्त्र संघर्ष आज के लोगों के लिए सबसे बहुत बड़ा जरूरत के तौर पर उभर आया है। छोटे छोटे आंदोलन भी लोगों को करने के लिए नहीं दिया जा रहा है और इसी तरीके से लोगों को बगलाने की और ठगने की कोशिश की जा रही है। इस पत्र पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, संभव हो आर्थिक सहयोग देने का भी प्रयास करें। हाँ, मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप, जो कि चंद रुपये से शुरू होता है और 3 रुपये से भी कम चार्ज पर आप प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं, कर सकते हैं। नमस्कार। Yes, समरभूमि, let's go! यहाँ चलती ना कोई सिफारिश, इरादे फौलादी, बस जीत की ख्वाहिश। ये समरभूमि, रांझों का मैदान, दुश्मन के कैंप में मचा देंगे घमसान। हर मूव कैलकुलेटेड, माइंड शार्प लाइक अ ब्लेड, टॉप टियर परफॉर्मेंस वी नेवर डिग्रेड। ये समरभूमि है अल्टीमेट शोडाउन, देखो हमारा ही चलता यहाँ पे काउंटडाउन। समरभूमि में जीत हमारी, दुश्मन की अब आई है बारी, खेल का मैदान हम है खिलाड़ी, समरभूमि में जीत हमारी। Yes,